हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोग को आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 8 के इतिहास यानी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। कैसे और कब और कहाँ के बारे में पूरा बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन और अंडरलाइन आप लोग समझते जाइए। पहला है कि तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती है। तारीखें आखिर महत्वपूर्ण क्यों होती है। तारीखें जो कि पहले राजा महाराजा लोग जो कब ताजपोशी पहनते थे एवं कब युद्ध लड़ते थे एवं हर एक युद्ध में उसका बेहतरीन तरीका से डेट बाय डेट दिया रहता था, उसके बारे में पूरा बेहतरीन से जानते हैं। कह रहा है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी। अतीत में यानी जो बीता हुआ चीज़ें था वो किस तरह के था। चलिए, तो अतीत में चीज़ें किस तरह की थी। तो चलिए अतीत में कैसे थी, तो उनमें क्या बदलाव आए। और जैसे हम अतीत और वर्तमान के, अतीत मतलब होता है बीता हुआ चीज़, वर्तमान का मतलब होता है अभी जो चल रहा है। तो अतीत में तुलना करते हैं और वर्तमान में हम समय का जिक्र करते हैं। किस चीज़ का जिक्र करते हैं? समय का। हम पहले और बाद में, यानी पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। इंग्लिश में बोला जाता है पहले का बिफोर और बाद में बोला जाता है आफ्टर। इन चीज़ों पर बात करते हैं। जैसे करने लगते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो अंग्रेज था। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार यानी मैप तैयार करने के लिए काम सौंपा। तो हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए कौन सौंपा? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने के लिए किसने सौंपा? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसको सौंपा? तो जेम्स रेनल को। किसको? जेम्स रेनल को। किस चीज़ का? तो हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए काम सौंपा। जैसे भारत पर अंग्रेजों की विजय स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार किया गया था। तो अंग्रेजों ने विजय स्थापित किया एवं उसके उपलक्ष्य में उसको भारत का नक्शा तैयार करने के लिए सौंपा गया था। कहता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। जब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। शासन से शुरुआत होते ही और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। जब आखिरी वायसराय पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन को बोला जाएगा, और गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। साथ साथ इन दोनों का खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? कहता है कि गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरा देश को चलाने के लिए पूरा दिया गया था। गवर्नर जनरल ही पूरे देश को चलाया करता था अंग्रेजों के समय। तो इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल, जो कि प्रथम गवर्नर जनरल किसको करेंगे? तो वारेन हेस्टिंग्स को बोलेंगे। प्रथम गवर्नर जनरल किसको कहेंगे? वारेन हेस्टिंग्स के। शासन से शुरुआत होते थे, आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है, और अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल, यानी पहला में आता है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा में आता है वेलेस्ली, तीसरा आता है बेंटिक, अगला आता है डलहौजी, फिर आता है कैनिंग। कौन आता है? कैनिंग एवं लॉरेंस। फिर आता है लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिन, इरविन। इन सारों का नाम है से जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री का समय अनुसार चेंज होते रहता है, उसी तरह इन लोगों का वायसराय एवं गवर्नर का भी चेंज होते रहता था। जैसे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद चेंज हुए जो कि थर्ड प्राइम मिनिस्टर जो बने, और अभी जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, तो जो कि 16-17 को संख्या आ गया है, उसी तरह इनका भी उसी तरह समय व्यतीत होने के साथ साथ चेंज होते रहता था। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, हर एक गवर्नर जनरल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस इतिहास में गवर्नर जनरलों एवं वायसरायों का कभी ना खत्म होने का वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इनका समय अनुसार बदलाव होते रहता था। अलग अलग नाम के एवं अलग अलग व्यक्ति हर एक अति में वायसराय बदलते रहते थे, और उसी तरह देश को चलाया जाता था। कहता है कि इतिहास इन किताबों में सारी तारीख हो।
सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों एवं उनकी गतिविधियों एवं नीतियों की उपलब्धि थी। तो पूरा जो इतिहास के अनुसार देश को चलाने का काम वायसराय एवं वारेन हेस्टिंग्स इन्हीं के तौर तरीके पर चलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि आधार पर तय होता था, या ऐसे मानो इन लोगों का जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे जानना महत्वपूर्ण हो। तो ये वैसा कोई काम ऐसा नहीं किए थे अपने देश के लिए, जो कि तो विदेशों से आकर के हमारे देश में शासन कर रहे थे, और हमारे देश के लिए ही क्या ये बेहतरीन काम करेंगे कि इनको हम याद करेंगे। तो इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है, क्योंकि उस समय यही शासन कर रहे थे। उसी के कारण इनका पढ़ना जरूरी है कि उस समय किनका शासन था। चलिए समय और अवधि के जानते हैं कि कब ये बने। पहला नंबर में आता है कि 1817 में स्कॉटलैंड यानी अर्थशास्त्री थे। स्कॉटलैंड जो थे से क्या थे, अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जिसको पॉलिटिकल बोलते हैं उसी को बोलते हैं राजनीतिक दार्शनिक, जो कि जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में, कितने विशाल खंडों में, 3 विशाल खंडों में, 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। तो एक जो है से ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखने वाला कौन था, तो जेम्स मिल। ब्रिटिश भारत को लिखने वाला कौन था, जेम्स मिल। चलिए आप लोगों को आगे हम बताते हैं। ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखने वाला पहला था जेम्स मिल, और नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को, पहला नंबर में है हिंदू, सेकेंड नंबर में मुस्लिम और ब्रिटिश, इन तीन कालखंडों में बांटा। तो जेम्स मिल जो किताब लिखा उसमें भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा, पहला में है हिंदू, दूसरा में है मुस्लिम, तीसरा नंबर में है ब्रिटिश। ब्रिटिश का मतलब हो गया कि विदेशों से आने वाले, हिंदू माने हिंदू और मुस्लिम हमारे देश में यानी भारत में रहने वाले, भारत को जो कि 5 नामों से जाना जाता है। तो इतिहास जो है, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, यानी केंद्रीय तत्वों को, यानी कब से शुरू हुआ और हमारा जो देश है जो कि भारत है उसका जीवन काल कब से चल रहा है, और उसी के अनुरूप कैसे कैसे लोग आए और किन किन लोगों ने हमारे देश पर शासन किया। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सारे शब्द जो है से केंद्रीय तत्व हो गए। इन चीज़ों को जानने के लिए क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण, जिनके सहारे हम उस समय को बांटते हैं और अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों को क्या महत्व देते हैं। यानी जब जब समय बदलता है, समय के अनुसार ही हम उसको चेंजिंग करते रहते हैं और उसी अनुरूप में हम जानते रहते हैं। अब आते हैं मिल यानी जेम्स मिल के बारे में पढ़ते हैं। जेम्स मिल ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। जेम्स मिल तो एक ब्रिटिश शासक है जो कि मिल को लगता था, मिल यानी जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई में 49 कंट्री आते हैं। हमारा जो एशिया महादेश है जो जिसमें हमारा भारत भी आता है, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसी के अनुसार हमारा भारत आता है। और एशिया महादेश में टोटल कंट्री जो कि 49 कंट्री है, उसी में भारत भी आता है। तो कह रहा है कि एशिया समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। तो सभ्यता के मामले में यूरोप से कौन है, तो पीछे है। कौन है, एशिया महादेश। आखिर कैसे है, तो इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजी के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ भारत में नहीं आए थे तो उस समय मुसलमानों का शासक था, यानी मुगलों का शासक था। मुगलों ने ही हमारे देश पर शासन किया और हिंदू लोगों ने ही शासन किया। जैसे सबसे भारत का तानाशाह शासक था औरंगजेब, उसी ने पूरे देश को प्रचंड लहरा के रखा था और दिल्ली सल्तनत को भी आगे लेकर के गया। और हिंदू में आ जाते हैं जो दक्षिण एरिया में रहने वाले थे। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, क्या थे, धार्मिक बैर और जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था।
तो यहाँ पे जातिगत पर लड़ने वाले ज़्यादा थे और अंधविश्वास करते थे, और जो अंधविश्वास जो व्यक्तियों को बोला जाता था उसी पर सारा व्यक्ति कूद पड़ते थे, और उसी पर हर चीज़ को अपना राय ना जान करके, खुद से विचार ना करके अगला व्यक्ति जो जो बातें बोलता था उसी पर वो लोग ऐसे विश्वास करते थे। तो मिल कहता है, मिल्स यानी जो एशिया महादेश में आया है राज करने के लिए, जेम्स मिल का विचार था। जेम्स मिल कहना चाहता है कि राय में ब्रिटिश शासन यानी भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। यानी उसका विचार था जेम्स मिल के कि हम अपने मतलब भारत जो कंट्री है उसको अपने विचार से उसको आगे लेकर के जाएंगे। तो आखिर आगे कैसे लेकर के जाएगा, इसका क्या महत्व चीज़ बताता है। कह रहा है कि इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, यानी यूरोपीय शिष्टाचार जो कि वहाँ पे मान लीजिए कि पहनने से लेकर के हर चीज़, संस्कृति से लेकर के खाने पीने की हर व्यवस्था जिस हिसाब से यूरोपीय कंट्री में था उसी हिसाब से हमारे देश में भी वो लाना चाहता है, हमारे देश में भी लाना चाहता था। इस काम के लिए जरूरी था कि यूरोपीय शिष्टाचार एवं कला एवं संस्थानों, देखिए यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए कि वहाँ के जैसे हमारे देश में डेवलप नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्पिटलाइज सिस्टम जो है पूरा बेहतरीन नहीं है, तो उसको बढ़ाने के जगह पर के उसी तरह के नहीं लाना है। बढ़ाना चाहिए हमारे देश में, लेकिन वैसा सिस्टम नहीं लाना चाहिए। कह रहा है कि कला यानी जो हमारे यहाँ कला जो व्यक्ति सीखते हैं उच्च लाने के लिए, शिष्टाचार यानी रहन सहन के बात कर रहा है। तो जेम्स मिल जो मान लीजिए कि यूरोपीय कंट्री में जितने कंट्री में रहने वाले व्यक्ति है जिस हिसाब से वहाँ खाते पीते हैं उस हिसाब से यहाँ लागू करना चाहता है। तो कानूनों को लागू किया जाए, और मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो मतलब उसको कहना है कि पूरे दुनिया में जितना भी देश है उसको क्या कर लेना चाहिए, कब्जा कर लेना चाहिए, और कब्जा कर करके अपना नियम, अपना कला, अपना संस्थान, हर चीज़ हर एक कंट्री में उसके हिसाब से खोल देना चाहिए। और पूरे दुनिया में राज किसका होना चाहिए, यूरोपीय महादेश को, यानी यूरोपीय कंट्री को पूरा राज होना चाहिए। तो ये कहना, ये कथन हर चीज़ कौन कह रहा है, तो जेम्स मिल ने, जो कि अपने किताब में इसने दर्शाया है। चलिए आगे बताते हैं कि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। यानी ऐसा सिस्टम यदि हम पूरे यूरोपीय कंट्री वाला सिस्टम यदि एशिया महादेश में ला दें तो यहाँ के सारे लोग कैसा जीवन यापन करेंगे, तो कह रहा है कि सुखी जीवन यापन प्रदान करेंगे। अब उसके कहने से, अंग्रेज के कहने से तो कोई व्यक्ति मानेगा नहीं, उन लोग के तो मार के भगाया गया ऐसे ही, लेकिन उसका इस तरह से विचार था, तो विचार को तो मानेगा नहीं, क्योंकि वो लोग खुद व्यक्ति लोग ऐसे सही बेहतरीन ढंग से कपड़ा उपड़ा पहनता तो है नहीं है, और उस तरह से जीवन यापन कैसे व्यक्ति कर सकता है। यहाँ का संस्कृति अलग है, यहाँ के रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, तो उस तरह से व्यक्ति लोग ऐसे यहाँ के उस तरह से सस्टेन नहीं हो सकते, बिल्कुल भी सस्टेन नहीं हो सकते, उसके धारण में जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। कह रहा है आगे, इतिहास के इस धारण में अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। प्रगति का माने उसको कहने का मतलब है कि हमारा भाषा कोई मायने नहीं रखता है। आप लोगों को बता दें कि यूरोप से यानी इंग्लैंड जो देश है, इंग्लैंड कहिए या लंदन कहिए, वहाँ से ही अंग्रेजी आया है, जो कि हमारे देश में पहले अपना अपना जैसे 28 राज्य है, 28 राज्य का अपना अपना भाषा है, तो हर एक व्यक्ति अपने जगह का भाषा बोलता था और अपना तरह अपना जीवन यापन करता था, तो उस तरह था। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ लाया कौन सा, तो अंग्रेजी सभ्यता ला करके, और कह रहा है कि अंग्रेजी का प्रतीक एवं अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर यानी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। तो किन किन चीज़ों को अंग्रेजों ने आमतौर पर बांटा है, तो पहला है प्राचीन को एंशिएंट बोलते हैं, जो कि मध्यकालीन सेकंड में आता है, तथा आधुनिक काल में बांट करके देखते हैं। तो कहता है कि पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, पश्चिम में आधुनिक काल को क्या कहा, विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र और मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है। यानी कह रहा है कि इन चीज़ों में यदि हम देखते हैं, यानी अंग्रेजों लोग देखता है तो उन चीज़ों में वो लोग मानता है कि विकास का युग है, यानी डेवलप है।
और आगे है कि अंग्रेजों के शासन वाले युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। कौन सा युग कहते हैं? औपनिवेशिक युग। यानी जहाँ पे अंग्रेज जहाँ जहाँ शासन किए, जो कि आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेजों ने हमारे भारत में आया, जो कि पहला फैक्ट्री जो बोल सकते हैं कहाँ स्थापित किया, तो सूरत में। आखिर आप लोगों को पता होगा कि सूरत कहाँ है, तो गुजरात में है। गुजरात में, तो वहाँ पे स्थापित किया। और अपने अनुसार वो लोग कहते हैं कि औपनिवेशिक युग कहते हैं, कि जहाँ पे अंग्रेजों का शासन, वो कौन सा युग है? औपनिवेशिक युग। चलिए, आखिर औपनिवेशिक युग क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं। तो देख लीजिए, औपनिवेशिक युग के मतलब हो गया कि आज जो ट्रक आप लोग देख रहे हैं, जो कि फैक्ट्री आप लोगों को नजर आ रहा है, इन सारी चीज़ों को आज हमारे देश में भले है, लेकिन इससे के मतलब 50 से 80 साल पहले ही डेवलप कर दिया गया था। कहाँ? यूरोपीय कंट्रियों में। एवं आप लोगों को भी पता होगा कि जो जो चीज़ हमारे देश में अभी भी उपलब्ध नहीं है, उन चीज़ों का आविष्कार 1960 से लेकर के 70-75 ईस्वी के आसपास में ही डेवलप कर दिया गया है। जैसे जापान, अभी तक हमारे देश में बुलेट ट्रेन अभी तक आया नहीं है, लेकिन जापान ने 1970-72 में बना करके रेडी था और वहाँ चल रहा है। इतना बना दिया था कि जो कि अभी हमारे देश में, भारत में फ्री में 2 ट्रेन, बुलेट ट्रेन देने के लिए वो अनाउंस किया है। सेकेंड नंबर में है, अभी तक हमारे देश में उतना बेहतरीन कोई ट्रेन सिस्टम आया नहीं है, लेकिन चाइनीज, जो कि हमारे देश में एशिया महादेश में एक डेवलप कंट्री बन चुका है, जिसको कहते हैं चीन यानी चाइना। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि बेहतरीन ट्रेन जिसको बोला जाता है मैगलॉ, जो कि कम से कम 650 से 700 की स्पीड रन करने वाला बना दिया गया है। तो आप लोग इतना से ही समझ जाइए। और हमारे यहाँ वैसा कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हुआ है अभी तक। तो अब देखते हैं कि औपनिवेशिक क्या होता है। अंग्रेजों ने कहा कि औपनिवेशिक युग है, तो औपनिवेशिक युग किसको बोला जाता है? चलिए, अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता। अंग्रेजों ने हमारे देश को क्या किया? जीता। और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर, जहाँ यहाँ पे जो जो राजा लोग नवाब बनकर और राजा बन करके यहाँ शासन करते थे, उसको क्या किया अंग्रेजों ने? दबा दिया। क्यों दबाया? क्योंकि यहाँ के अंग्रेजों के पास लड़ने के लिए था ही कुछ नहीं, घोड़ा, हाथी, तलवार, यही सारी चीज़ें थी। लेकिन यूरोपीय कंट्री लोग ने, जितने लोग वहाँ से आए, उन लोगों का पूरा डेवलपमेंट के अनुसार, अभी के तकनीक के अनुसार, उन लोगों के पास अलग अलग प्रकार के लड़ाई लड़ने वाला था। तोप था, बारूद था, अलग अलग प्रकार के, कम से कम वो लोग तो वायुयान तब तक आविष्कार ही कर चुका था। तो इन सारी चीज़ों कर लेकर यहाँ आया और अंग्रेजों ने राजाओं को एवं नवाबों को दबा दिया और दबा करके सत्ता अपना हमारे देश में स्थापित किया, हमारे देश में स्थापित किया। चलिए, कहता है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जो आप लोग यहाँ के कमाई होता है, जो इतना पैसा कमा रहा है, धन दौलत, जिसको जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, उत्पादन क्षमता बोला जाता है, उसी पर मान लीजिए कि हमारे देश में बेहतरीन यदि उत्पादन रहेगा ही नहीं, तो क्या हमारा देश डेवलप हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि पैसा छाप देने से कुछ हो सकता है, पैसा से कुछ नहीं होता है जब तक हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कह रहा है कि अपने सारे खर्चों को निपटने के लिए राजस्व वसूल किया जाए। राजस्व मतलब टैक्स लिया जाए। क्या लिया जाए? टैक्स लिया जाए। तो अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किया और टैक्स लेना शुरू कर दिया। चलिए आगे समझते हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य सामान्यताओं, करा है ब्रिटिश कारण जो है यहाँ की मूल्य सामान्यताओं और पसंद और नापसंद और रीति रिवाज व तौर तरीकों में बदलाव आए। तो अंग्रेजों ने चाह रहा है कि यहाँ के जो कीमत है हर एक चीज़ का, जो जो चीज़ पसंद आ रहा है, कौन चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, उन चीज़ों को देखें और जानें, एवं यहाँ के रहन सहन क्या है, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, उन सारी चीज़ों पर उन लोगों ने यहाँ नियंत्रण करना चालू किया, यानी जानना शुरू किया। हर एक देश में हर एक व्यक्ति को कलेक्टराइज करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में भेजा उन लोगों ने। हर एक डिस्ट्रिक्ट में भेज करके जब एक देश पर दूसरे देश पर, एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहते हैं।
तो अंग्रेजों ने यहाँ आ करके हर एक चीज़ों को जाना और जानने के बाद देखा कि हम इन रिवाजों के हिसाब से सस्टेन करते हैं कि नहीं, हम इन चीज़ों के अनुसार हम जीवन को यहाँ उन लोगों को दबा करके बेहतरीन कर सकते हैं कि नहीं। इन चीज़ों को ही उन लोगों ने कहा कि औपनिवेशिकरण कहा जाता है। यानी औपनिवेशिकरण के मतलब हो गया कि अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करना, नियंत्रण करके और सारा टैक्स वसूल करके अपने देश में ले जाना। तो अंग्रेजों ने यहाँ से जितना भी लूटा और लूट करके कहाँ ले गया, तो अपने देश में ले गया। चलिए अगला टॉपिक है कि औपनिवेशिक साम्राज्य की प्रकृति और अवस्थाएं। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे अपने आप समृद्ध होने वाले चीजें हैं, उसी को कहते हैं प्रकृति। कराए जबकि उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य यानी साम्राज्यिक समाज को समृद्ध मतलब होता है डेवलप यानी इंक्रीज यानी बढ़ोतरी को बोला जाता है समृद्ध। तो समृद्ध करने हेतु यानी उपनिवेश का शोषण और उसके अधिशेष का विनियोजन यानी उसको कब्जे में लेना। उसको क्या में लेना, जो व्यक्ति अपना हर चीज़ डेवलप कर रहा है, हर चीज़ अपना चीज़ों को ज़्यादा से मात्रा में बढ़ा रहा है, तो उसको क्या करना, कब्जा में लेना। जो व्यक्ति धनवान है उन सारी चीज़ों को क्या कर लेना है, कब्जा में करना है। और उपनिवेशवाद के स्वभाव को इन शब्दों में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो कैसे समझा जाता है, कराए यह किस प्रकार का कार्यान्वित किया जाता है कि उपनिवेश को शोषण करने के तरीके विभिन्न चरणों में पूरे हुए। ये चरण या तो सामान्य प्रवृत्ति के या फिर रूप में अथवा यंत्रवाद व कर्णत्वों के साथ सम्मिश्रित प्रवृत्ति के रूप में देखा जा सकता है। तो ये कह रहा है कि हर एक व्यक्ति यहाँ से अच्छी सामानों को पकड़ा और हर एक चीज़ को देखा कि कहाँ कौन सा चीज़, जैसे कि हमारे झारखंड में यूरेनियम, कोयला, इन सारी चीज़ों को तो ज़्यादा मात्रा में यहाँ किस चीज़ पर ध्यान दिया गया, तो लोहा एवं कोयला पर। और इन चीज़ों को ले करके अपने देश में निकल गया है लोग। तो इन चीज़ों को समृद्ध चीज़ कहते हैं। तो समृद्ध चीज़ में जो खनन चीज़ आता है उसको अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर के अपने कंट्री में भेजना चालू किया और भेज करके समृद्ध करके कब्जा करके अपने काम में लाया और ला करके अंग्रेजों ने अपना देश को विकास किया, न कि जहाँ पे रह रहे हैं उनको विकास किया। बिल्कुल भी जहाँ अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया, कहीं भी विकास करने का काम बिल्कुल भी नहीं किया। चलिए आगे है, इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे। तो करते हैं, कर रहा है कि अभिलेख उसको बोलते हैं जो पत्थर पर लिखा जाता है। अभिलेख किसको कहते हैं, पत्थर पर लिखा जाता है, उसी को अभिलेख कहते हैं। जैसे अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। पाठन मतलब पढ़ा जाता है, पाठन का मतलब बोला जाता है पढ़ने वाला चीज़। तो उस पर लिख करके, जैसे पहले के युगों में कोई चीज़ों को लिख करके किस रूप में रख देते थे, तो अभिलेख के रूप में। जैसे हमारे देश में एक महान शासक हुआ करते थे अशोक के दादा था चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार के बेटा था अशोक। तो इन लोगों ने जो ज़्यादा अभिलेख लिखने का काम किया है अशोक ने क्या क्या अपने देश में डेवलप किया, उन सारी चीज़ों में इन लोगों ने ध्यान दिया, अंग्रेजों ने। और ध्यान दे करके वहीं से शुरू किया। जैसे प्राचीन काल से इसका उपयोग करना और उपयोग होना चालू करता है। चालू इसलिए करता है कि जानता है कि इस देश में पहले की से अनुसार किस तरह की व्यवस्था थी और उस व्यवस्था को जान करके हर एक जगह पर निरीक्षण करता है। तो चलिए, कह रहा है कि शासक इसके द्वारा अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे और ताकि लोग उन्हें देख सके एवं पढ़ सके। तो उसको मान लीजिए कि जहाँ पे अभिलेख लिखा जाता था, मान लीजिए हजारों साल पहले लिख करके
पत्थल में ये किया गया है। तो धीरे धीरे जिस हिसाब से पानी गिर रहा है, हर तरह से पानी गिरने के साथ साथ मिट्टी में सम्मिलित हो जा रहा है। तो मिट्टी में सम्मिलित होने के बाद उसको खनन करवाया जाता है, खनन करके उसको निरीक्षण किया जाता है और उसको बारे में जानता है। तो उसको जानने का काम कर रहे हैं अंग्रेज, और उसको पढ़ता है। पढ़ करके देखिए कि अब क्या करता है, एवं पढ़ सके और पालन कर सके कि आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा होगा। जैसे पहले के समय में मान लीजिए कि इसका कोई भी चीज़ यदि मिट्टी में संलग्न है, उसको निकाल करके उसको पढ़ा कि किस तरह का रहन सहन था, पहले के लोग कैसे रहते थे, तो उन चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश किया कि आज इस्तेमाल करने लायक है या नहीं है। तो अंग्रेजों ने यही चीज़ों में निरीक्षण कर रहा था। चलिए आगे है कि अंग्रेजों का शासन तैयार। तो अंग्रेजों ने इन सारी चीज़ों को जब निरीक्षण कर लिया तो उसके बाद शासन तैयार करने किया कि हम अब इस देश पर कब्जा कैसे करें। तो कह रहा है कि अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड, यानी इस जगह पर पूरा चीज़ों को जाना, उसके बाद लिखना चालू किया। लिख करके कहता है कि इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं कि अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम या फिर दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसी संस्थाएं भी बनाए गए हैं। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश को अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। अब मान लीजिए कि आप यदि कहीं पे घूमने गए हैं और यदि वहाँ पे आप बसना चाहते हैं तो उस जगह के जियोग्राफी को पूरा बेहतरीन से आपको समझना होगा। वहाँ के व्यवस्था किस तरह से है, वहाँ के मिट्टी कैसा है, वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, उन सारी चीज़ों को यदि आप लिस्ट बना करके समझेंगे नहीं तो आप वहाँ रह नहीं सकते हैं, वहाँ सस्टेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं भी रहने के लिए आपको इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के संस्कृति कैसा है, वहाँ के खान पान कैसा है, वहाँ के रहन सहन कैसा है, इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और जानने के बाद ही आप वहाँ रह सकते हैं। अंग्रेज़ों ने ठीक उसी तरह काम किया और उन सारी चीज़ों को जान करके और शासन करना चालू किया। हर एक कंट्री में इसी तरह दिमाग लगाया। चलिए कैसे और कब और कहाँ, ये है अभिलेख। यही है पत्थर का खुदवाया। आप लोगों को तस्वीर में दिख रहा होगा, आप लोगों को कुछ नहीं बुझाएगा कि क्या लिखा हुआ है, ऐसे कुछ भी नहीं बुझाएगा क्योंकि बहुत पुराना अभिलेख है। क्या है? बहुत पुराना अभिलेख। अभिलेख इसी को कहते हैं। आप लोग को पता चल रहा होगा कि पत्थर में खुदवा करके इसको लिखा गया है। क्या लिखल है कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि पहले के लिपि में है। आप लोग अभी जो लिपि पढ़ रहे हैं वो देवनागरी लिपि है। इस लिपि के अनुसार आप लोगों को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये बहुत पुराना लिपि में लिखा हुआ है। चलिए सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, ध्यान से आप लोग समझिएगा। इन पिक्चर के बारे में कुछ चीजें बताया है। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व कर रहा है कि तलेछन द्वारा मानचित्र के सभी बिंदुओं या वस्तुओं के समोच्च बिंदुओं ज्ञात करें और उसमें समोच्च रेखाएं भी अंकित की जा सकती है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के सामाजिक एवं भौतिक कारणों का निराधन एवं प्रदर्शन सर्वेक्षण द्वारा होता है। तो ये जो खुदवाया हुआ चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें सर्वेक्षण करके आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें क्या लिखा गया है। तो इस समय जो है से इस मानचित्र के अनुसार बताया गया है। तो इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों, स्रोतों और इस्तेमाल करने वाले शासन, यानी इन सारी चीज़ों को आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और कैसे और कब और कहाँ के बारे में पूरा बढ़िया से समझ आ गया होगा। क्लास 8 का चैप्टर 1 था जो कि आप लोगों को आज कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब सेकेंड चैप्टर आप लोगों को इसी तरह क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर मिलिएगा। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।